ही बुजुर्ग साहिबान, यहाँ पे उपस्थित मातृशक्ति, सभी हमारे नौजवान युवा साथी, हमारे भाई, आपका धन्यवाद भी करती हूँ कि आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पे इकट्ठा होकर एक कार्यक्रम आयोजित किया। और मैं विनम्र माफी भी मांगती हूँ आपसे कि समय था 7 बजे के आसपास का और मैं 9:15 बजे पहुंची हूँ, क्योंकि उससे पहले कई कार्यक्रम थे और चुनावी कार्यक्रम में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ये कार्यक्रम एक छोटा कार्यक्रम हमने रखा था, एक बड़ा कार्यक्रम भी इसी ग्राउंड में रखा जाएगा, जिसमें चौधरी महेंद्र प्रताप जी के परिवार से या तो वो खुद आएंगे या विजय प्रताप जी आएंगे। एक बड़ा ज्वाइंट प्रोग्राम आपके यहाँ रखा जाएगा। मैं आपसे निवेदन करने आई कि पार्लियामेंट का चुनाव, एमपी का चुनाव शुरू हो चुका है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसमें आपको ये देखना है कि 10 साल में जो मंत्री रहे, आपकी वोट से बार बार जीते हैं कृष्णपाल जी, वो कितनी बार ऊंचा गांव में आपकी दुख तकलीफ साझा करने आए हैं ऊंचा गांव में। समाज का बहुत बड़ा गांव है ये ऊंचा गांव। ऊंचा गांव को पूरे एनसीआर में जानते हैं लोग, पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऊंचा गांव के नाम को जानते हैं। जब हमारा सांसद एक बार भी ऊंचे गांव में नहीं आया है तो क्या तीसरी बार भी उसको वोट मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। और ये वही सांसद है जिसने एक सम्माननीय मुख्यमंत्री के लिए गलत टिप्पणी की, जो शोभा नहीं देती। ये अहंकार की भाषा बोलते हैं, अहंकार की भाषा। ये अहंकार की भाषा। एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए कोई जाति सूचक शब्द बोलना या कोई भी अभद्र टिप्पणी करना किसी भी नेता को शोभा नहीं देता। सीएम होता है वो सबका होता है, पीएम होता है वो सबका होता है, मंत्री होता है वो सबका होता है। हमें कोई अधिकार नहीं किसी के बारे में कुछ भी गलत कहने का। मैं आज कई दिन से ऐसी नुक्कड़ सभाएं करती फिर रही हूँ जगह जगह बल्लभगढ़ में। डेली मेरी शाम को सभाएं होती हैं और कल के बाद हम सुबह भी सभाएं करेंगे। मैं यही सवाल पूछती हूँ हर जगह कि क्या आपका सांसद एक बार भी आपकी कॉलोनी में आया? मुझे आज हफ्ता भर हो गया घूमते घूमते, हर जगह से जवाब मिल रहा है नहीं आया, नहीं आया। तो ऐसे व्यक्ति समझ नहीं आ रहा कि तीसरी बार किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हैं और क्यों जनता उनको वोट दे। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपना पेट भरने का काम किया है। आज चाहे नहर पार चले जाओ या नहर के इस पार चले जाओ, हर जगह इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज बनाई हुई हैं, कॉलोनियां काट रहे हैं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, फ्लैट्स बना रहे हैं, शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं प्राइवेट, बड़े बड़े स्कूल बना रहे हैं प्राइवेट, कहीं 300 एकड़, कहीं 200 एकड़, कहीं 100 एकड़। कोई और छोर नहीं है, कोई और छोर नहीं है। तो जो आदमी आपने तो लीडर चुना और वो डीलर निकला, बिल्डर निकला, तो क्या ऐसे डीलरों को, बिल्डरों को वोट मांगने का अधिकार है?
ऐसे लोगों को तो वोट मांगने का कोई अधिकार ही नहीं है। अपनी डीलरी करो, कॉलोनियां काटो, जो करना है करो भैया, जनता को बख्शो, किसी और का नंबर आने दो। आज आप 100 गज का भी प्लॉट नहर पार ले लेंगे ना, तो बिना इनका हिस्सा पत्ती डाले उस 100 गज का प्लॉट बना नहीं सकते हो। आप बना के देख लो, मेरा नाम बदल देना। दलाल छोड़ रखे हर जगह, जो सूंघते फिरते हैं कि किसका मकान, किसका दुकान, कुछ छोड़ते ही नहीं। और मुझे समझ नहीं आता इनके कितने बड़े पेट हैं जो भरते ही नहीं। इसी तरह यहां 10 साल जो यहां नुमाइंदे रहे हैं, 10 साल में इन्होंने अपने ही होटल पे होटल, होटल पे होटल बनाए हैं और कुछ नहीं किया। सीकरी जाके देख लो, 300 करोड़ का, कम से कम 300 करोड़ का होटल, जिसमें 6 इतने बड़े हॉल हैं कि 6 शादियां एक साथ हो सकती हैं, 55 5 स्टार कमरे, अंडरग्राउंड मल्टी लेवल पार्किंग और 4,500 रुपए की एक खाने की प्लेट। जगह जगह मिलन ही मिलन खुल रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूं कि इस सरकार से पहले, इस सरकार से पहले इनके पास क्या था? एक रेस्टोरेंट ही तो चला रहे थे। ऐसा कौन सा पेड़ लगा लिया इन्होंने जिसपे से नोट बरस रहे हैं? कौन सा पेड़ लग गया? 200 करोड़ रुपए का घोटाला नगर निगम में किया, इनकी नाक के नीचे हुआ। 200 करोड़ का घोटाला बाहर का नहीं था, वो बल्लभगढ़ का घोटाला था, बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र का। मैं भी 10 साल रही, मुझसे पहले राजेंद्र बीसला भी रहे, उनसे पहले भी कई एमएलए विधायक यहां पे रहे। किसी के राज में 2 रुपए का घोटाला नहीं हुआ। यहां 200 करोड़ के घोटाले हो गए और ठेकेदार इनकी बगल में बैठ बैठ के फोटो खिंचवाते हैं। बजरी निकालते हुए पकड़े गए, पोकलैंड मशीन से अवैध तरीके से खनन करते हैं। वो पकड़ी गई मशीन किसकी पकड़ी गई? पंडित जी के दोस्त चंदू की पकड़ी गई। चंदू की क्या हिम्मत, जो मशीन से बजरी निकाल सके इनकी मर्जी के बिना। पहाड़ों में निकाल रहे हैं पत्थर। तो इन लोगों ने तो अपने पेट भरे हैं, आने वाली कई पीढ़ियों के लिए इतना कमा लिया कि आने वाली पीढ़ियों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 10 साल ये रहे, 10 साल मैं रही, हमसे तो एक ढाबा भी नहीं खुला। ईमानदारी से कुछ नहीं हो सकता। ईमानदारी से राजनीति करोगे तो एक एमएलए मंत्री को लाख रुपए के आसपास महीना मिलता है बस। और उस लाख रुपए में आप गाड़ी भी चलाओगे, ड्राइवर की तनख्वाह भी दोगे, ऑफिस भी चलाओगे, नौकर चाकरों के पैसे भी दोगे, शादी ब्याहों में भी पैसा दोगे, किसी की दुख तकलीफ में भी थोड़ा बहुत आपको देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए में कैसे इतने बड़े बड़े होटल खुल जाएंगे? ऐसा कौन सा इनका बिजनेस है? आपको भी पता ये क्या करते थे, क्या धंधा था इनका। उसमें कहीं इतने बड़े बड़े 5 स्टार होटल खुल सकते हैं? उस काम में नहीं खुल सकते। मुझसे पहले जितने लोग रहे सबने ईमानदारी की राजनीति करी, हमने ईमानदारी की करी, लेकिन इन दोनों ने अब तो चोर चोर मौसेरे भाई हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए इंटैक्ट, दोनों मिलके धंधा कर रहे। तो भाई ऐसे लोग जिन्हें जनता की दुख तकलीफ से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं, ऐसे लोगों को वोट का भी कोई अधिकार नहीं। इनको कोई अधिकार नहीं है वोट का। झूठ की राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ झूठ की राजनीति। इन्होंने पहले कहा था 2 बार सत्ता आपने इनको दी, 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे।
हम 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे, अच्छे दिन आएंगे, काला धन आएगा, किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, उनको एमएसपी देंगे, हर व्यक्ति के सर पे एक हम मकान बना के देंगे 2022 तक, बुलेट ट्रेन आएगी, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी। कौन सा काम, एक काम हो गया मुझे बताइए? एक भी काम नहीं हुआ। इन्होंने तो महंगाई दी, कमर तोड़ महंगाई। जो 80 रुपए किलो तेल था आज 200 रुपए किलो का बिक रहा है। जो 20 रुपए की चीज थी आज वो सीधे सीधे 100 रुपए की बिक रही है। आप घी ले लो, चीनी ले लो, चावल ले लो, तेल ले लो, मसाले ले लो, दालें ले लो, आप फल ले लो, आप दवाई ले लो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ले लो, कपड़ा लत्ता ले लो, जूता चप्पल ले लो, मकान बनाओ तो सरिया ले लो, सीमेंट ले लो, ईंट ले लो, रोड़ी ले लो, आपका सरगिंजा हो जाएगा। इतनी महंगाई हो गई है। पहले इतना बुरा हाल नहीं था। महंगाई पे वोट ही नहीं मांग रहे अगले, महंगाई की बात ही नहीं कर रहे अगले। बेरोजगारी इतनी है, हर कॉलोनी हर मोहल्ले में पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार घूम रहे, नौकरी नहीं मिल रही है उनको। और जो बच्चे, इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ सालाना रोजगार देंगे, कहा था ना कि 2 करोड़ सालाना नौकरियां देंगे, और आज पढ़े लिखे बच्चे घूम रहे हैं, बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे हैं। पहले गांव में फौज में भर्ती हो जाते थे, बढ़िया, माँ बाप का सीना गर्व से फूलता था कि हमारे बच्चे फौज में। अब इन्होंने वो फौज की भर्ती की भी गुंजाइश खत्म कर दी। अग्निवीर योजना ले आए, 4 साल की नौकरी कर दी फौज की। अब आपका बच्चा 18 साल की उम्र में भर्ती होगा और 22 साल की उम्र में रिटायर होके आ जाएगा। ना उसे पेंशन मिलेगी, ना फौजी की रैंक मिलेगी। ऐसे में 4 साल के लिए कौन माँ बाप अपने बच्चों को भेजेगा? और किस जज्बे से वो सीमा पे लड़ाई लड़ेंगे? जिसकी नौकरी 4 साल की है, उसके अंदर तो भावना यही रहेगी कि आज हटूंगा, कल हटूंगा, आज हटूंगा, कल हटूंगा। 4 साल कैसे गुजारेगा वो? क्यों मरने के लिए सीमाओं पे जाएगा वो? और जब लौट के आएगा तो क्या चपरासी लगेगा? क्या सिक्योरिटी गार्ड लगेगा? ब्याह भी नहीं करेंगे लोग, कहेंगे भी 4 साल की नौकरी वाले को क्यों अपनी लड़की दे। और जो रेगुलर भर्ती होती है उसमें तो सब ब्याह करते हैं, फौजी है, लड़का फौजी है, बताते हैं ना शांत भी फौजी है। तो इन्होंने तो फौज की नौकरी को भी अनस्टेबल कर दिया, फौज को भी अनस्टेबल करने का काम किया। हमारी सरकार आएगी तो हम ये अग्निवीर योजना को खत्म करें, बिल्कुल खत्म कर देंगे। रेगुलर भर्ती होगी, फौज की रेगुलर भर्ती की जाएगी। इसी तरह जो हमारे बच्चे नौकरियों के लिए फार्म भरते हैं, उनका बार बार पेपर लीक हो जाता है, होता है कि नहीं? फिर वो नौकरी कैंसिल हो जाती है। पेपर लीक होता है, नौकरी कैंसिल होती है। और जो फार्म भरा जाता है उस फार्म के साथ कहीं 1500 रुपये भरने पड़ते हैं, कहीं 1000 रुपये भरने पड़ते हैं, कहीं 2000 भरने पड़ते हैं। और वो बच्चे बेचारे, नौकरी तो मिलती नहीं है, पैसे लगा के घर बैठ जाते हैं, उदास निराश हो जाते हैं। तो ये भी हमारी पार्टी का फैसला है। अगर पेपरों के फॉर्म भरे जाएंगे तो जो फीस लगती है साथ में, कांग्रेस पार्टी की सरकार उस फीस को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। कोई फार्म के संग फीस नहीं रहेगी। केंद्र में हमारी सरकार आएगी तो 25 लाख रुपए इलाज के लिए सरकार देगी। जो गंभीर बीमारियां होंगी या किसी का एक्सीडेंट वगैरह होगा तो 25 लाख रुपए हमारी केंद्र की सरकार देगी। इसी तरह हर घर की महिला को जो बड़ी उम्र की होगी उसे 1 लाख रुपए सालाना दिए जाए, ताकि महिला के हाथ में भी कुछ पैसा रहे, क्योंकि कुछ महिलाओं के हाथ में नहीं होता। महिला तो स्वभाव से भी ऐसी होती है कि बचत भी करती है, तो टाइम आया, जरूरत पड़ी घर में, फट निकाल के दे देती है। तो आपको तो बहुत जरूरत है। नोटबंदी में भी सारे पैसे आपके निकलवा दिए ना, जो कोर्सा करा था। लेकिन करते आप इसलिए हो कि आड़े वक्त में परिवार की मदद कर सको, क्योंकि आपको घर चलाना पड़ता है।
तो आपके लिए 25 लाख आपके लिए 1 लाख रुपया सालाना हमारी सरकार देगी, जो घर की सबसे सीनियर सबसे बड़ी महिला होगी उसको दिया जाएगा। इसी तरह जो सिलेंडर आज 1200 रुपए का हो रहा है, हमारी सरकार आने पर वो सिलेंडर गरीब परिवारों को 500 रुपए का दिया जाए। 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाए। हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री में दी जाएगी, हर घर को। आज जो इन्होंने बीपीएल कार्ड काटे हैं वो किसकी आड़ में काटे हैं? फैमिली आईडी बना दी, प्रॉपर्टी आईडी बना दी, सारी गलत बना दी। एक एजेंसी को काम दे दिया और उस एजेंसी ने सब गलत गलत बना दिया। उसकी आड़ में बहुतों की पेंशन कट गई, लाखों लोगों की हरियाणा में पेंशन कट गई, लाखों लोगों के बीपीएल कार्ड कट गए, जरूरतमंदों के। हमारी सरकार आएगी तो इस प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी को खत्म कर देगी। कोई प्रॉपर्टी आईडी नहीं होगी, कोई फैमिली आईडी नहीं होगी। जिनकी पेंशन कटी है दोबारा बनेगी, जिनके बीपीएल कार्ड कटे हैं दोबारा बनेंगे। और इन्होंने तो 250 रुपए बढ़ाए, इन्होंने 250 रुपए बढ़ाए जब 3000 रुपए दे रहे हैं। आप हमारी सरकार बनाएंगे तो एक मुश्त 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, एक मुश्त 6000 रुपए विधवा पेंशन मिलेगी और 6000 रुपए विकलांग पेंशन हम देंगे। हमने अपने टाइम में, आप सब देहाती पृष्ठभूमि के हैं, हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, हमारा भी गांव है। हमारी सरकार में 100-100 गज के प्लॉट दिए थे जरूरतमंदों को, ध्यान है ना आपको? 100-100 गज के प्लॉट हर गांव में दिए थे। और शहरों में हमने फ्लैट बना के दिए, हमने आशियाना में दिए, बापू नगर में आज लोग रह रहे हैं, हमने बापू नगर में दिए, 62 सेक्टर आशियाना में दिए, हमने डबुआ कॉलोनी में दिए। आज गरीब लोग रह रहे हैं वहां पे। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस सरकार ने क्या 1 इंच भी जमीन दी? किसी गरीब को 1 इंच भी जमीन इन लोगों ने नहीं दी। इन्होंने तो उल्टा गरीबों की हकों को लूटने का काम किया, गरीबों के हकों को लूटने का काम किया है। हमने मेट्रो लेकर आए, हम मेट्रो लेकर आए बल्लभगढ़ तक। इन्होंने कहा 10 साल से कह रहे हैं हम पलवल तक लेके जाएंगे, हम गुड़गांव तक लेके जाएंगे। इनसे पूछो क्या 1 इंच भी मेट्रो बढ़ी? 1 इंच भी बढ़ी? 1 इंच भी मेट्रो नहीं बढ़ी। हम आईएमटी लेकर आए जिसमें आज कितनी सारी फैक्ट्रियां लग रही हैं। इन्होंने तो फैक्ट्रियां बंद करवाई, यामा इन्होंने खरीद ली, बाटा इन्होंने खरीद ली, खुद अमोलिक के नाम से, आपके कृष्णपाल जी इन्होंने खरीद ली, इन्होंने बंद करवाई फैक्ट्रियां। हम ईएसआई मेडिकल कॉलेज लेकर आए जिसमें आज हमारे बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, अस्पताल में इलाज हो रहा है। हमने वाईएमसीए को यूनिवर्सिटी बनाया, हमने ऊंचे गांव में भी लड़कियों के लिए आईटीआई बनवाई, हमने बहुत सारे पार्क और सामुदायिक भवन बनवाए। आपके शमशान घाट की जमीन एक्वायर हो गई थी चौटाला की सरकार में, ध्यान है आपको? विधायक थे बीसला जी, उन्होंने भी बेचारे ने खूब जोर लगाया, लेकिन जमीन रिलीज करके नहीं दी। लेकिन आप लोग गांव के 20-25 आदमी एक ही दिन चंडीगढ़ गए मेरे पास, आप यहां धरने पे बैठे शमशान घाट की जमीन रिलीज करवाने के लिए। मैंने कहा आ जाओ चंडीगढ़। आप चंडीगढ़ गए, एक ही दिन में रिलीज करवा के आई, एक ही दिन में रिलीज करवा के। आज सबको फायदा हो, क्योंकि जीवन मृत्यु तो अटल सत्य है ना। हर व्यक्ति को जाना, हर व्यक्ति को सम्मानजनक तरीके से संस्कार भी चाहिए, तो वो अधिकार भी कांग्रेस पार्टी ने दिया। कांग्रेस पार्टी ने 10 सालों में कोई लड़ाई झगड़े दंगे नहीं होने दिए, नहीं होने दिए। और इन 10 सालों में कितनी बार दंगे हुए, कभी आदमी मरे, कभी तो किसान आंदोलन हुए, वहां 700-800 किसान मर गए। कभी बाबा राम रहीम का हुआ, वहां लोग मरे, कभी रामपाल का हुआ,
वहां मरे। कभी आरक्षण के मामले पे कितने आदमी मर गए, मरे कि नहीं मरे। नूह में बवाल हुआ, यहां तलवारें खिंच गई, यहां कितना नुकसान हुआ। तो शांति बनाए रखने की प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन ये फेल हो गए क्योंकि फुर्सत नहीं है जनता को देखने की, जनता की सुनवाई करने की। कोरोना आया, कोरोना के टाइम में कितने लोग इस देश में मरे, कितनों ने जान गंवाई। शमशान में भी लाइन लगी पड़ी, अस्पताल में बिस्तर नहीं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसी को दवाई नहीं मिल रही, किसी के घर में राशन नहीं है, किसी के बच्चे के लिए दूध नहीं है। लॉकडाउन में परेशान लोग। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप और हम तो लॉकडाउन में अंदर थे, लेकिन मूलचंद शर्मा जी और कृष्णपाल जी तो सरकार में मंत्री थे, इनको तो कोई रोक टोक नहीं थी। ये तो पुलिस की गाड़ी लेके और प्रशासन के अमले को लेके आ सकते थे हाल पूछने। क्या पूरे गांव में एक बार भी ये लोग आके झांके कोरोना में कि किसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, किसको दवाई नहीं मिल रही, किसको राशन नहीं मिल रहा? कभी पूछा? क्या जिम्मेदारी नहीं थी इनकी? बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, आरएसएस का कोई भी कार्यकर्ता आया ये जानने के लिए कहां लोग मर रहे हैं, कहां जी रहे हैं? अपने अपने घरों में आराम से चैन की नींद ये लोग सोते रहे। जो जनता की दुख तकलीफ में शामिल नहीं है, ऐसे नेता को वोट मांगने का भी कोई अधिकार नहीं। ये लोग बोलते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी हवाई जहाज में घूमेगा, हमारा राज ले आओ, ये बोलते थे। अरे हवाई जहाज तो छोड़ो, आपने रेल का किराया इतना महंगा कर दिया, आपने तो रेल में जाने लायक नहीं छोड़ा हमें, इतनी महंगाई कर दी, प्लेटफॉर्म टिकट इतनी महंगी कर दी, प्लेटफॉर्म टिकट इतनी महंगी कर दी। तो क्या क्या इनके लिए अगर गीत गाना शुरू करें इनके नाकामयाबियों का, तो पूरी रात निकल जाएगी। इतना कूड़ा कचरा गंदगी पूरे शहर में, नालियां लबालब भरी रहती है। आप मोहना रोड पे चले जाओ, कूड़ा कचरा, गौ माता पॉलीथीन खाती रहती है। यहां अपनी सैनी धर्मशाला के पीछे कूड़ा कचरा आग लगा देते हैं लोग, उसमें उठाने की बजाय आग लगा देते हैं। और पॉलीथीन में आग लगती है ना, तो उससे जो धुआं निकलता है उससे कैंसर फैलता है, कैंसर फैलता है, लेकिन आग लगा देते हैं। या वो गौ माता खाती रहती है। हमारे टाइम में इस गौशाला को मैं 2 लाख रुपए नगर निगम से दिलवाती थी, और इनके आने के बाद वो 2 लाख रुपए इन्होंने बंद करवा दिए। आज जगह जगह मुझे देखने को मिलता है कि बिजार टक्कर मार जाते हैं, किसी का कंधा तोड़ गए, किसी का पैर तोड़ गए, किसी की जान चली। 2 सेक्टर में एक महिला की जान चली गई। अभी मैं एक कार्यक्रम में से आई हूं, एक व्यक्ति शरीर पे ऊपर बनियान नहीं, कुछ नहीं, पट्टी बंध रही है कंधे कंधे पे सारे, यहां से यहां तक। मैंने पूछा क्या हुआ भैया? कह रहे जी बिजार मार। उससे पहले भी ये यहाँ अपने गुजरों में है अपना नरसिंह अधाना की वाइफ, देखा दोनों हाथों में प्लास्टर चढ़ रहा है। क्या हुआ? गाय मार गई। तो क्या गायों की जिम्मेदारी और बिजारों की जिम्मेदारी इनकी नहीं है सरकार की, कि गौशालाएं बनवाए प्रॉपर, इनको चारा खिलाए? चारा खाएंगे, गौशाला में रहेंगे, तो क्यों किसी को मारेंगे, क्यों कूड़ा कचरा खाएंगे? वोट मांगने आ जाते गायों के नाम पे, गौ हमारी माता है। अरे माता सड़कों पे तो नहीं भटकनी चाहिए, माता को चारा तो खिलाओ। तो ये झूठे देशभक्ति की बातें करते हैं, झूठे राम नाम की वोट मांगते हैं। राम भक्त तो हम भी हैं, मैं भी सुबह शाम बहुत पूजा पाठ करती हूँ। तो क्या मैं देश विरोधी हूँ? क्या मैं देशद्रोही हूँ? राम मंदिर बना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, और बनाया किसने? जो मंदिर की कमेटी है, जैसे होती है कमेटी, मंदिर की कमेटी ने बनाया। पूरे देश ने चंदा दिया, मैंने भी दिया, आप लोगों ने भी दिया होगा।
इन्होंने सिर्फ उद्घाटन किया है, उद्घाटन के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अरे आपका असली धर्म तो राजधर्म है, राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया। असली धर्म तो राजधर्म है, और राजधर्म क्या कहता है? जनता की समस्याओं की आवाज उठाना, समाधान करना। एक नेता का राजधर्म है जनता की दुख तकलीफ को दूर करना, ना कि धर्म के नाम पे वोट मांगना। राजधर्म निभाओ। अरे धर्म तो हम सभी मान रहे, राम जी को तो हम सभी मानते हैं, अपनी अपनी आस्था का विषय। उनके नाम पे वोट मत मांगो। उनके नाम पे करना है तो कुछ महंगाई कम करो, उनके नाम पे करना है बेरोजगारी दूर करो, सफाई करो, भ्रष्टाचार दूर करो, अग्निवीर योजना को खत्म करो, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाओ, हर घर को कैसे छत मिले, कैसे रोटी कपड़ा मकान मिले उसका इंतजाम करो, किसानों की आमदनी बढ़ाओ। ये है राजधर्म। राम के नाम पे करना चाहते तो ये करो, इस पे वोट मांगो। लेकिन आज जनता के मुद्दों पे कोई वोट नहीं मांग रहा है। आज फिजूल की बातें कर रहे हैं। तुम्हारे मंगलसूत्र बिक जाएंगे। भाई क्यों बिकेंगे मंगलसूत्र? मंगलसूत्र बिकवाओगे तो आप बिकवाओगे 75,000 रुपए तोला सोना कर दिया आपने, कर दिया ना। मंगलसूत्र तो बन रही, चांदी के पहनने के लोग सोने के कहां पहनेंगे? चांदी भी इतनी महंगी कर दी। हाँ हाँ, जोड़ों की जमीन बेच रहे हैं, बिल्कुल बेच रहे हैं। तो इन लोगों ने तो मुद्दों की राजनीति खत्म कर दी, समस्याओं की राजनीति खत्म, और अनशंट बातों पे वोट मांग रहे, अनाप शनाप बातों पे वोट मांग रहे। तुम्हारी प्रॉपर्टी बिक जाएगी, तुम्हारे मंगलसूत्र बिक जाएंगे। अरे मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि मंगलसूत्र की चिंता तो उसकी करो जिससे ब्याह करा था तुमने, उसके मंगलसूत्र की चिंता नहीं करी तुमने। यशोदा बहन के, जिससे हमारे ज्ञानी बाबा ने शादी कर ली और कुछ दिनों बाद ही निकल गया घर से, छोड़ के घर में, ना तलाक दिया और ना संग रखी। उसके मंगलसूत्र की चिंता करो, बाकी के मंगलसूत्र की चिंता छोड़ो, जनता के काम करो। हमारा मकसद है जनता के काम करना। चौधरी महेंद्र प्रताप जी को आप अच्छी तरह से जानते हैं। वहां सीवर लाइन ओवरफ्लो, हर कॉलोनी की ओवरफ्लो, पानी का इतना बुरा हाल, सब खरीद खरीद के पी रहे, सब खरीद खरीद के। कहीं काला पानी आ रहा है, कहीं खारा पानी आ रहा है, कहीं मिट्टी वाला पानी आ रहा है। इनसे 10 साल में पानी की व्यवस्था नहीं। लाल डोरा पर टैक्स लगा दिया जी। लाल डोरा पे टैक्स लगा दिया। अरे अभी तो सांस लेने पे टैक्स लगाएंगे सुनील भाई, देखते रहो। इन्हें अगर बना दिया ना तो ये सब कुछ खत्म कर देंगे, आपका वोट का अधिकार भी खत्म कर देंगे। और ये जो पटवारी नहीं सुनते, जब थाने तहसील से मंत्री लेंगे, पटवारियों से मंत्री लेंगे तो कौन सुनेगा? चौकी थानों से लेते हैं, हर जगह से मंत्री जा रहे हैं, तो क्यों कोई सुनेगा? ये तो किसी को धमका के बात भी नहीं कर सकते सरकारी कर्मचारी को, क्योंकि मंत्री लेते हैं। ये हमारी तरह नहीं है कि डांट के काम करवा लें, करवा ही नहीं सकते डांट के काम। तो इन लोगों ने ऐसा हाल कर दिया है कि बेमतलब की राजनीति चल रही है, जनता के मुद्दों की बात ही नहीं हो रही है, अपने अपने काम चल रहे हैं, जनता बाहर में जाए। पहले तो बोलते थे सबका साथ सबका विकास, और अब अपना ही अपना, अपना ही अपना, अपना ही अपना विकास हो रहा है। तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, करने को और बहुत सारी बातें हैं। मैं तो आप लोगों से इतना ही निवेदन करूंगी कि किसी भी बहकावे में मत आना। अगर आपने इस बार भी इनको जिताया कृष्णपाल को, तो 10 साल तो ये दिखे ही नहीं है, आने वाले समय में भी कभी दर्शन नहीं देंगे, कभी दर्शन नहीं देंगे। अपनी डीलरी ही करेंगे, अपनी कॉलोनियां ही काटेंगे। आप चौधरी महेंद्र प्रताप जी साफ छवि के, बेदाग छवि के ईमानदार नेता हैं, उनको जिताओ, उनको अपना वोट दो, और फिर देखना कैसे सम्मान होता है, कैसे काम होता है। अभी तो ये धमका धमका के मारते हैं, घमंड में इतना है। लेकिन ना तो हम, ना चौधरी महेंद्र प्रताप जी आज तक किसी का अनादर नहीं कर सकते, किसी का निरादर नहीं कर सकते। सबको हमने सम्मान दिया, सबके हमने काम किए हैं। कोई एक आदमी ये नहीं कह सकता कि इन्होंने हमें डिसरिस्पेक्ट करी। हम नहीं करते, रिस्पेक्ट करते हैं, झुक के रहते हैं, और एक नेता को झुक के ही रहना चाहिए।
तो आप लोग एक बार मुझे एश्योर कर दें कि क्या आप चौधरी महेंद्र प्रताप जी को वोट देंगे 25 तारीख को। करप्शन पाल को तो नहीं देंगे, ये करप्शन पाल है, असली नाम करप्शन पाल है, हाँ करप्शन पाल। और कल चौधरी महेंद्र प्रताप जी आ रहे हैं पंजाबी धर्मशाला में 11 बजे। आप सब लोग उनके विचार सुने, उनकी बात सुने, उनके व्यक्तित्व को देखें और आप उनके विचार के आधार पर उनको वोट दें। आपका भोजन भी सबका वही है, कल लंच आपका पंजाबी धर्मशाला में ही है। तो आप सबसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि पंजाबी धर्मशाला में कल 11 बजे 11:30 तक जरूर पहुंच जाएं ताकि आप महेंद्र प्रताप जी के विचार सुनो। एक अंतिम बात बोलूंगी जो आपने नारा देना है, क्योंकि लोकसभा क्षेत्र का नाम है फरीदाबाद, एमपी की सीट का नाम फरीदाबाद है ना, तो एक नारा दूंगी, मैं बोलूंगी बोल रहा है फरीदाबाद, आप कहेंगे हमें चाहिए महेंद्र प्रताप। बोल रहा है फरीदाबाद, हमें चाहिए, बोल रहा है फरीदाबाद, हमें चाहिए, बोल रहा है फरीदाबाद। हमें चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बस्ती माता